A very good morning to all of you. Today we are going to continue our next topic of emulsion, that is stability of emulsions. So in that we will see मीन्स इसमें हम देखेंगे जो मीन्स जो इमल्शंस जो होता है ओके जैसे कि हम उसको प्रिपेयर करते हैं बायोफिजिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है ओके सो जैसे कि हमको पता है इमल्शंस जो होता है वो बायोफिजिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है जिसमें दो फेज होते हैं ओके दो इमिसिबल फेज होते हैं ओके तो जैसे कि हम इमल्शंस प्रिपेयर करते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि मीन्स वो स्टेबल है या नहीं है ओके तो इमल्शंस हमारा स्टेबल है या नहीं है मीन्स जो दोनों भी फेज है उसकी मीन्स वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है ओके सो उसको मीन्स इवेल्युएट करने के लिए उसको एस्टिमेट करने के लिए उसको डिटरमाइन करने के लिए ओके हम कुछ एक पैरामीटर को मीन्स चेक करते हैं जो के होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस ओके सो जो भी हम प्रिपरेशन बनाते हैं हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो मीन्स स्टेबल है हमारे इमल्शंस ओके सो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमने जो इमल्शंस प्रिपेयर किया है वो स्टेबल है इमल्शंस सो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हमने इमल्शंस प्रिपेयर किया ओके सो अगर उसको हमने प्रिपरेशन करके रखा है उसको स्टोर करके रखा है ओके तो जो दोनों भी जो उसकी फेज है ओके जैसे कि एक डिस्पर्स फेज होता है ओके और हमारा कंटिन्यूस फेज होता है ओके तो जो डिस्पर्स फेज जो होता है उसकी मीन्स जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओके वो मीन्स पूरे कंटिन्यूस फेज में ओके जब भी हमने उसको स्टोरेज करके रखे ओके और जो भी इमल्शन होता है हमारा वो मीन्स केमिकली स्टेबल होना चाहिए ओके जब भी हम उसको स्टोरेज करके रखते हैं मीन्स उसकी जो शेल्फ लाइफ जो होती है ओके मीन्स उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है तब तक कि वो मीन्स केमिकली स्टेबल होना चाहिए कि उसके अंदर किसी भी तरह की मीन्स बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर किसी भी तरह का केमिकल इंट्रैक्शंस या जैसे कि हमने पढ़ा था केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होनी चाहिए ओके किसी भी तरह की ओके ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज तभी हम उसको कह सकते हैं कि जो हमारा इमल्शंस है वो स्टेबल है ओके सो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन जो होती है मीन्स वो दो बेसिक प्रिंसिपल पे मतलब वो बेस्ड होती है ओके दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है ओके पहला जो प्रिंसिपल होता है मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस का देयर इज नो चेंज इन ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ ओके सो जितना भी मीन्स जो इमल्शन होता है हमारा प्रिपरेशन जो भी बनाते हैं हम ओके तो उसकी जो भी एक्सपायरी डेट होती है जिसको हम शेल्फ लाइफ बोलते हैं ओके तो तब तक उसके अंदर किसी भी तरह का मीन्स चेंजेस नहीं होना चाहिए ओके जो डिस्पर्स फेज है उसका मीन्स जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके ग्लोब्यूल्स ओके तो उसकी जो पार्टिकल मीन्स जो साइज होती है ओके वो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए ओके फिर उसका जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ओके वो नहीं चेंज होना चाहिए ओके डिस्पर्स फेज का तो ये एक पहला प्रिंसिपल है उसका कि हमारा जो इमल्शंस है वो ऐसा होना चाहिए तो वो स्टेबल हो सकता है ओके देन फिर दूसरा प्रिंसिपल ये होता है उसका देयर शुड बी होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स इन सॉल्वेंट सिस्टम ओके तो जो भी हम उसके अंदर मिक्स करते हैं हमारे सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर कंटिन्यूस फेज के अंदर तो जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं या फिर हमारा डिस्पर्स फेज होता है वो होमोजीनसली मिक्स होना चाहिए उसके अंदर ओके होमोजीनस उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर मीन्स उसकी जो ग्लोब्यूल्स है वो ज़्यादा है ओके उन्होंने मीन्स कोलिजन फॉर्म कर लिया है ओके ऐसा नहीं होना चाहिए उसके अंदर ओके तो उस बेस पे हम उसको कह सकते हैं कि जो भी हमारा इमल्शन है वो होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सॉल्वेंट के अंदर पूरे कंटिन्यूस फेज के अंदर ओके देन नेक्स्ट आता है फिर स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज चेंज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन ओके सो जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी होती है ओके वो किस वजह से चेंज होती है उसकी जो रीजंस है वो नीचे दिए गए हैं जैसे कि क्रैकिंग क्रीमिंग और फेज इन्वर्जन ओके
तो इस रीज़न के थ्रू मीन्स जो हमारा इमल्शन होता है उसकी स्टेबिलिटी मीन्स चेंज होती है, वो खराब होता है। ओके, तो पहला रीज़न क्या आता है? क्रैकिंग। ओके, तो क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग मीन्स सेपरेशन होता है दो लेयर्स का, मीन्स जो डिस्पर्स फेज होता है और जो कंटिन्यूस फेज होता है, ओके, उन दोनों का सेपरेशन हो जाता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। तो वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ डिस्पर्स फेज ऑफ ग्लोब्यूल्स। मीन्स जो डिस्पर्स फेज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई इमल्शंस प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर ऑयल बनाते हैं या वाटर मीन्स ऑयल O/W इमल्शन हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो उसमें जो ऑयल होता है वो वाटर में डिस्पर्स होता है। ओके, सो जो ऑयल जो होगा उसके जो ग्लोब्यूल्स हैं, ओके, वो कोलिजन की वजह से मीन्स जो जिसको हम बोलते हैं फ्लोकुलेशंस, जिसके अंदर जिसमें मीन्स फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स या जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से नेटवर्किंग बनाते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं, मीन्स वो क्लम्पिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं ग्लोब्यूल्स की मीन्स लूज एग्रीगेट गेट्स के अंदर। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो भी फ्लोक्यूल्स होते हैं वो पहले धीरे धीरे मीन्स नेटवर्किंग फॉर्म करते हैं, एक दूसरे से आपस में मिलते हैं। ओके, देन उससे क्या होता है कि जो उसका इंटरफेशियल जो फिल्म होती है, ओके, वो रप्चर हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोलेशन फॉर्म होता है, मीन्स वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स मीन्स के एक बड़ा ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलेजन। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी हम मीन्स ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते तो आपने देखा होगा कि उसको शेक करते हैं हम ऑयल एंड वाटर को, तो वो कुछ टाइम तक के वो उसके जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के अंदर। ओके, बट क्या होता है कि कुछ टाइम के अंदर कुछ टाइम के बाद जो भी जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, ओके, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑयल के, वो ऊपर आने स्टार्ट होते हैं। ओके, वाई? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है ऑयल की वो कम होती है, ये वजह से वो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ऊपर आने स्टार्ट होते हैं। ओके, देन फिर जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे में नेटवर्किंग बनाते हैं, मिलते हैं। ओके, देन फिर वो एक बड़ा सा मीन्स कोलेजन फॉर्म करते हैं। ओके, देन फिर जिसको हम बोलते हैं बड़ा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिलकर एक बड़ा मीन्स एक कोलेजन फॉर्म करते हैं। ओके, देन फिर ऐसे कोलेजन मिलके वो मीन्स पूरे जो फेज होते दो ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर देते हैं। ओके, तो ये एक रीज़न होता है उसका मीन्स क्रैकिंग का। ओके, जो कि मीन्स हम उसको अगर शेक करते हैं, ओके, सो वो डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होने में या रीडिस्पर्स होने में। ओके, जब भी हम उसको शेक करते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। और उसके बहुत से रीज़न ऐसे होते हैं क्रैकिंग के कि अगर केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है इमल्सिफाइंग एजेंट की और कंटेंट्स की। ओके, मीन्स जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो केमिकली इनकम्पेटिबल है, हमारे कंटेंट के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो इस वजह से भी मीन्स क्रैकिंग फॉर्म होती है। ओके, देन फिर अगर स्टोरेज कंडीशंस मीन्स जो मैटर करती है उसकी, मीन्स जहाँ पर भी हमने उसको स्टोर करके रखा है इमल्शंस को, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, ओके, उसका टेम्परेचर एक्सपोजर होता है या कम होता है, बढ़ता है या कम होता है, उसकी वजह से भी क्रैकिंग होने का उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, देन फिर नेक्स्ट रीज़न ये आता है उसका कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से। ओके, मीन्स जो इमल्शन है उसको हमने प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा है। ओके, मीन्स उसका तो उससे क्या होगा कि जो उसके अंदर इमल्शन में बैक्टीरियल और मोल्ड की ग्रोथ हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, ओके, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट का वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि इमल्शंस की क्रैकिंग हुई। ओके, सो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो इमल्शन है वो अनडिज़ायरेबल हो जाएगा। ओके, सो ये रीज़न भी होते हैं उसके, बहुत से रीज़न हैं आपकी बुक में। ओके, यहाँ पर चेंजेस इन टेम्परेचर, जैसे कि हमने देखा अगर मीन्स
टेम्परेचर के अंदर अगर हम चेंज करते हैं, ओके, मीन्स सो टेम्परेचर के अंदर हमने अगर चेंज किए तो उससे क्या हुआ, अगर लॉन्ग टाइम तक के हमने उसको हाई टेम्परेचर पे अगर उसको रखा इमल्शंस को, तो उससे क्या होगा, जो इमल्शंस के है जो उसकी जो विस्कोसिटी है, ओके, वो रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्रीमिंग क्रीमिंग हो सकती है उसके अंदर, ओके, मीन्स ब्रेक डाउन हो सकता है, ओके। देन फिर नेक्स्ट अगर उसको लो टेम्परेचर पे अगर हमने उसको रखे इमल्शंस को, तो क्या होगा, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट पर तो जो वाटर कंटेंट है हमारा वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, ओके। तो इस वजह से भी मतलब उसके अंदर मीन्स उसको ब्रेक डाउन होने के या फिर ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके, किसके, इमल्शंस के, ओके। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर आपका क्रीमिंग। सो क्रीमिंग क्या होती है, मीन्स जब भी हम ऑयल एंड वाटर का मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो ऑयल है, ओके, वो कम अमाउंट के अंदर होता है, डिस्पर्स फेज के अंदर होता है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ आता है, मीन्स अप ऊपर आता है, वो वाटर के ऊपर आता है, ओके, और एक थिक लेयर को फॉर्म करता है, ओके, थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ इमल्शंस, उसको हम बोलते हैं क्रीमिंग। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने वाटर एंड ऑयल का ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शंस को प्रिपेयर किया है, ओके, बट उसमें क्या हो रहा है कि जो हम ऑयल उसके अंदर मिक्स किया, ओके, तो कुछ टाइम के बाद जो ऑयल्स के जो ड्रॉपलेट्स है, जो डिस्पर्स फेज है ऑयल हमारा, उसके जो ग्लोब्यूल्स है वो ऊपर आ रहे हैं, ओके, सेपरेट हो रहे हैं, ओके, मीन्स वो ऊपर आ रहे हैं, उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा जो इमल्शंस है उसके सरफेस पर, मीन्स जो भी इमल्शंस की सरफेस पे मीन्स एक थिक लेयर फॉर्म हो रही है, उसको हम बोल सकते हैं क्रीमिंग, ओके, कि ये क्रीमिंग फॉर्म हो रहा है, ओके। बट जो क्रीमिंग है वो टेम्परेरी होती है, मीन्स उसको हम अगर उसको जेंटली भी शेक किए उसको, ओके, तो वो जो भी ग्लोब्यूल्स है, वो जो ऑयल की जो ग्लोब्यूल्स है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड आराम से हो जाते हैं, ओके, ज़रा सी भी हम उसको शेकिंग करते हैं तो, ओके, जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शंस है वो फिर से होमोजिनस इमल्शंस बन जाता है, ओके। सो आपको पता होना चाहिए क्रीमिंग क्या होती है, ओके। द नेक्स्ट फिर उसके रीज़न आते हैं कि मीन्स क्रीमिंग किस किस वजह से होती है, ओके। तो जो क्रीमिंग है वो अगर ग्लोब्यूल की जो साइज़ है उसकी वजह से भी होती है, मीन्स जो ग्लोब्यूल्स की साइज़ अगर बड़ी ज़्यादा है, ओके, लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स की, तो क्रीमिंग ज़्यादा होंगी हमारे इमल्शंस के अंदर, और अगर स्मॉल साइज है ग्लोब्यूल्स की तो क्रीमिंग कम होगी, ओके। बट इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, मेथड ऑफ इमल्शंस के अंदर जो होमोजिनाइजर मेथड होते हैं, ओके, तो वहाँ से फिर हम उसको इमल्शंस को होमोजिनाइजर से पास करते हैं, ओके। तो होमोजिनाइजर का फंक्शन क्या होता है कि वो जो भी इमल्शंस की जो ग्लोब्यूल्स होते हैं डिस्पर्स फेज के, उसके ग्लोब्यूल्स की साइज को वो रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट रीज़न ये आता है आपका क्रीमिंग कैसे फॉर्म होती है इमल्शंस के अंदर, तो डिफरेंट डेंसिटी होती है हमारे डिस्पर्स फेज की और कंटिन्यूस फेज की, ओके, मीन्स उसकी जो जैसे वाटर की और ऑयल की डेंसिटी दोनों की अलग अलग होती है, ओके, तो उसकी डेंसिटी की वजह से भी वो उसके अंदर क्रीमिंग फॉर्म होती है, ओके। देन नेक्स्ट फिर आपका विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ओके। अगर हम इमल्शंस प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी अगर मीन्स जो इमल्शंस हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे, मीन्स कैसे कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो भी ग्लोब्यूल्स और ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो स्टेबल होते हैं, मीन्स वो सेटल डाउन नहीं हो पाते या फिर वो अपवर्ड मूवमेंट के अंदर मीन्स वो ऊपर भी नहीं जा पाते, ओके। वाई, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट उसकी इंक्रीज कर देता है, ओके। तो एक रीज़न ये भी है कि अगर कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी अगर कम है तो क्या होगा कि दोनों भी जो फेज है हमारे वो
इजीली सेपरेट हो सकते हैं। ओके, देन फिर नेक्स्ट रीज़न कि जो स्टोरेज कंडीशन होती है, ओके, इमल्शन की, सो स्टोरेज कंडीशन में क्या होगा कि हमको जो भी इमल्शंस होता है हमारा उसको कूल प्लेस पे स्टोर करके रखना होता है। वाई? क्योंकि अगर उसको हमने ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर उसको रखे तो उससे क्या होगा कि जो विस्कोसिटी है इमल्शंस की वो रिड्यूस होंगी, जिसकी वजह से हमारे इमल्शन के अंदर क्रीमिंग हो सकती है। ओके, देन नेक्स्ट अगर उसको हमने लोअर टेम्परेचर पे भी रखे तो क्या होगा, फ्रीजिंग होंगी, जिसकी वजह से हमारे जो इमल्शन है उसके अंदर क्रैकिंग भी हो सकती है, उसके चांसेस भी वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर आपका फेज इन्वर्जन। सो फेज इन्वर्जन क्या होता है कि मीन्स चेंज होता है इसके अंदर, मीन्स वन टाइप ऑफ इमल्शंस टू अनदर टाइप ऑफ इमल्शंस। जैसे कि मीन्स फेज इन्वर्जन मीन्स एक टाइप ऑफ इमल्शंस को अनदर टाइप ऑफ इमल्शन के अंदर अगर चेंजिंग होती है। ओके, जैसे कि O/W इमल्शंस जो है ऑयल इन वाटर इमल्शन है, जिसके अंदर ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज है। ओके, वो अगर W/O टाइप के इमल्शंस के अंदर कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। ओके, मीन्स जो O/W इमल्शन है जिसके अंदर जो O है मीन्स जो ऑयल है वो डिस्पर्स फेज है, बट जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज है। ओके, तो अगर ये W/O के अंदर चेंज होता है मीन्स वाटर डिस्पर्स फेज बन जाएगा और जो ऑयल है वो कंटिन्यूस फेज बन जाएगा। तो ऐसे चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं, फेज इन्वर्जन। ओके, तो ये कैसी होती है कि अगर हमने डिस्पर्स फेज की अमाउंट को अगर इंक्रीज किए, ओके, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑयल है, ये डिस्पर्स फेज है। ओके, ये डिस्पर्स फेज है आपका, तो अगर डिस्पर्स फेज के अमाउंट को हमने अगर इंक्रीज कर दिए, ओके, तो क्या होगा कि जो हमारा वाटर है जो कंटिन्यूस फेज है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो W/O टाइप का इमल्शंस बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फेज इन्वर्जन। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि अगर हमारा जो भी इमल्शंस है वाटर इन ऑयल, ओके, वाटर जो डिस्पर्स फेज है और ऑयल है वो कंटिन्यूस फेज है, तो अगर हमने यहाँ पर वाटर की मीन्स इस डिस्पर्स फेज की अमाउंट को इंक्रीज किया, अगर उसके अंदर ज़्यादा वाटर ऐड किए ये टाइप के इमल्शन के अंदर W/O के, तो क्या होगा कि जो ऑयल है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी और जो वाटर है वो अमाउंट में बढ़ जाएगा। ओके, मीन्स जो डिस्पर्स है वो कंटिन्यूस फेज बन जाएगा और जो कंटिन्यूस है वो डिस्पर्स फेज बन जाएगा। ओके, तो वो कैसे चेंज होगा, W/O O/W O मीन्स W/O इमल्शन किसमें चेंज आएगा, O/W टाइप के इमल्शन के अंदर वो चेंज आएगा। इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फेज इन्वर्जन। ओके, और इस वजह से उसमें क्या हो सकता है कि उसके अंदर जो दोनों फेज है वो चेंजेस हो सकते हैं, मीन्स सेपरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टेबल जो इमल्शन है वो अनस्टेबल हो सकता है। ओके, बट इसके भी बहुत से रीज़न हैं कि फेज इन्वर्जन के अंदर अगर टेम्परेचर को अगर चेंज किए, ओके, तो फेज मीन्स टेम्परेचर अगर चेंज हुआ, ओके, ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन फेज इन्वर्जन, ओके, तो वो क्या होता है, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। मीन्स ऐसे टेम्परेचर पे दोनों फेज सेपरेट हो रहे हैं। ओके, मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर दो फेज सेपरेट हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। ओके, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, ये बात आपने याद रखना। ओके, द नेक्स्ट रीजन ये आता है फिर उसका एडिशन ऑफ मटेरियल दैट चेंज सॉल्युबिलिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ओके, मीन्स सेकेंड रीजन फेज इन्वर्जन का ये होता है कि अगर हम ऐसे मटेरियल को अंदर उसमें चेंज ऐड कर रहे हैं
जो कि इमल्सिफाइंग एजेंट की ओके जो कि इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी में अगर चेंज आता है इमल्शंस की, तो उससे क्या होगा, फेज सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों फेज जो मिसिबल है वो रिटर्न इनमिसिबल हो सकते हैं। ओके, तो इतना हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस के बारे में कि कौन कौन से रीजन से वो मीन्स स्टेबिलिटी के अंदर चेंज आते हैं इमल्शंस के। पहला होता है क्रैकिंग, दूसरा क्रीमिंग और थर्ड फेज इन्वर्जन। ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर इमल्शंस का स्टोरेज कंडीशंस। सो स्टोरेज कंडीशन में क्या होगा इमल्शंस की, क्या उसको जो भी उसका कंटेनर होता है ओके, तो कंटेनर के जो इमल्शंस का जो कंटेनर होता है वो पैक करते होना चाहिए। ओके, और जब भी हम उसके अंदर उसको इमल्शंस को फिल करते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत एयर होना चाहिए। ओके, वो इसलिए कि मीन्स जब भी हम उसके अंदर दो फेज होते हैं तो उसको हम शेक करके ही यूज़ करते हैं तो वो इजीली शेक हो पाए, इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस रखना चाहिए। मीन्स उसको फुल फिल्ड नहीं करना चाहिए ओके, इमल्शंस को कंटेनर से। ओके, देन फिर उस पर कौन सा मटेरियल उसको यूज़ करना है, उसको इमल्शंस को पैक करने के लिए कौन सी टाइप का जो है मीन्स बॉटल यूज़ करना है, वाइड माउथ करना है, अम्बर्ड ग्लास करना है, या फिर फ्लूटेड बॉटल करना है। ओके ओके, देन फिर उसके जो क्लोजर्स होते हैं वो भी मीन्स इम्पोर्टेंस होते हैं कि मीन्स जो भी क्लोजर्स है वो मेटालिक होना चाहिए। ओके, मीन्स जो भी क्लोजर है वो मेटालिक नहीं होना चाहिए। मेटालिक कंटेनर जो क्लोजर्स होते हैं ढक्कन, उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके, मीन्स वो रिएक्शन ना कर सके हमारे इमल्शन से या इमल्शंस के कंटेंट से या इमल्सिफाइंग एजेंट से। ओके, तो मेटालिक जो क्लोजर्स है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ओके, और उसको एक मीन्स इमल्शंस को वाइड माउथ बॉटल के अंदर उसको रखना चाहिए। ओके, मीन्स अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशंस के साथ, मीन्स इतने ही रूम टेम्परेचर पे उसको रखना है। ओके, देन फिर नेक्स्ट आता है लेबलिंग, तो उस पर दोनों तरह की लेबलिंग होना चाहिए, प्राइमरी लेबल ओके, देन फिर सेकेंडरी लेबल। ओके, तो सेकेंडरी लेवल में क्या आता है हमारा, जिसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं उसको एक्चुअली में क्या, उसको मीन्स वो जो भी पेशेंट उसको ले उसको इजीली उसको समझ में आ जाए कि उसको हमको कैसे यूज़ करना है। मीन्स जो सेकेंडरी लेवल जो होता है हमारा वो होता है शेक वेल बिफोर यूज़। मीन्स दोनों इमिसिबल है, दोनों इमिसिबल फेज होते हैं, तो उसको जेंटली अगर शेकिंग भी करता है कोई तो उसको वो दोनों मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब हो जाए एक दूसरे में। ओके, जिसको मीन्स पेशेंट इजीली उसको ले सके, मीन्स उसको थेरापेटिकली एक्शन उसको प्रोड्यूस हो, इसलिए उसको ज़रूरी होता है कि उसको शेक वेल बिफोर यूज़ का लेबल उस पर लिखा जाए। ओके, अगर ऐसा हमने नहीं किए तो क्या होगा कि जो भी पेशेंट लेगा क्या होगा, वो सिंगल फेस को एडमिनिस्टर कर लेगा। ओके, देन फिर नेक्स्ट आता है स्टोरेज कंडीशन। सो इमल्शंस को ऐसी कंडीशंस के अंदर रखना चाहिए कि वो जो भी इसकी टेम्परेचर है वो ना कि ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स उसको हाई टेम्परेचर पे भी नहीं रखना चाहिए और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी नहीं इसको रखना चाहिए। मीन्स डार्क एंड कूल प्लेस पे इसको रखना चाहिए, जो कि नॉर्मली हमारा स्टोरेज होता है 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे। ओके, और उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए और प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, हाई टेम्परेचर और फ्रीजिंग। मीन्स उसको लाइट से भी उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद टेम्परेचर से, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमल्शंस एंड सस्पेंशंस। ओके, सो इसमें हमको देखना है कि इमल्शंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है और सस्पेंशंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओके,
बिकॉज हमने जो पढ़ा दोनों भी बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं. ओके, सो इमल्शंस एंड सस्पेंशंस आर बोथ आर बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. ओके, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो इमल्शन होता है उसके अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं. ओके, मीन्स दोनों भी जो फेज होती है इसके अंदर लिक्विड्स के होते हैं. मीन्स जो डिस्पर्स फेज होगा वो भी लिक्विड होगा और जो कंटिन्यूस फेज होगा वो भी लिक्विड होगा. बट एज कम्पेयर टू सस्पेंशंस की अगर हम बात करें तो सस्पेंशंस भी बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, बट इसके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, बट जो कंटिन्यूस फेज होता है वो लिक्विड्स होता है. ओके, क्योंकि इसके अंदर जो कंटिन्यूस फेज होता है सॉलिड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं. ओके, डिस्पर्स होते हैं पूरे फेज के अंदर. ओके, तो ये होता है सस्पेंशन. बट सेकंड डिफरेंट क्या होता है कि जो इमल्शंस होते हैं उसके अंदर जो ग्लोब्यूल साइज होती है डिस्पर्स फेज की वो कितनी होती है 0.25 to 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ओके, मीन्स ग्लोब्यूल्स के जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 0.25 to 15 माइक्रोमीटर होता है इमल्शंस के अंदर. बट सस्पेंशंस के अंदर जो पार्टिकल्स होता है जो उसकी रेंज होती है पार्टिकल्स की कितनी होती है 0.5 to 15 0.5 to 5.0 माइक्रोन पार्टिकल की साइज होती है इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल्स होता है. ओके, थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि इमल्शंस दोनों इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको मिसिबल बनाने के लिए हम इसके अंदर जो भी एजेंट यूज़ करते हैं. ओके, तो वो कौन सा होता है इमल्सीफाइंग एजेंट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं एक स्टेबल इमल्शंस को बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए. ओके, बट हमको सस्पेंशंस के अंदर इमल्सीफाइंग एजेंट हम यूज़ नहीं करते. हम कौन से यहाँ पर यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं एक स्टेबल सस्पेंशंस को प्रिपेयर करने के लिए, उसको बनाने के लिए. ओके, देन फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है टाइप्स ऑफ इमल्शंस. सो इमल्शंस की 2 टाइप्स होती है जैसे कि हमने पढ़ा W/O और O/W टाइप्स की इमल्शंस होते हैं. ओके, देन सस्पेंशंस के अंदर 2 टाइप के सस्पेंशन होते हैं. एक होता है फ्लोक्यूलेटेड और दूसरा होता है नॉन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो कि अच्छे होते हैं. ओके, मीन्स फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से नेटवर्किंग बनाते हैं. ओके, एक दूसरे से चिपक जाते हैं. ओके, और वो एक मीन्स एक मास फॉर्म कर देते हैं जो इजीली मतलब आसानी से वो हमारे कंटिन्यूस फेज के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाता है. ओके, तो उसको कम करने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं कि जो भी इनसॉल्युबल जो मटेरियल होते हैं वो मीन्स एक दूसरे से कनेक्शन ना बनाए. ओके, तो सस्पेंडिंग एजेंट कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल्स होते हैं 0.5 to 5 माइक्रोन तक के जो होते हैं उनको वो दूसरा अलग अलग रखता है, छुट्टा रखता है, मीन्स सेपरेट रखता है एक दूसरे से. ओके, तो ये होता है डिफरेंशिएट बिटवीन इमल्शंस एंड सस्पेंशंस. ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट था. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है 7 बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इमल्शंस यहाँ पर एंड होता है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की जो हमारा चैप्टर है वो स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू.